गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज आप लोगों के लिए एमसीक्यू फॉर्म में उन प्रश्नों को लाया गया है जो अब तक टीजीटी पीजीटी में आ चुके हैं जी, है ना। एनवीएस में देखिए, आप लोगों के सामने एक बार आप लोग देख लीजिए जी, है ना। ये भले ही आप इनको कह सकते हैं कि प्रश्न सतह से लिए गए हैं, सरफेस क्वेश्चन हैं, है ना, सरफेस से उठाए हुए हैं, बहुत डेप्थ से नहीं आए हुए हैं, लेकिन ये आप लोगों के लिए जी इम्पोर्टेंट है। इन पे भी आप लोगों को नज़र बना के रखनी है, ठीक। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट, बिना देर दार किए हुए जी हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। इससे पहले देखिए, मैंने आप लोगों को कई एमसीक्यूज और वन लाइन क्वेश्चनर दे चुका हूं। जिन विद्यार्थियों ने, जिन प्रतियोगी साथियों ने उनको ना पढ़ा हो, वो जा करके यूट्यूब चैनल पर पढ़ सकते हैं, है ना। और इसी तरह के एमसीक्यूज मैं आप लोगों को यूट्यूब पर और अपने एप्लीकेशन पर भी देता रहूँगा, ठीक है। अब आज देखिए, ये सब काफ़ी हैं आप लोगों के लिए। एक मिनट, चलिए देखिए, पढ़िए आप लोग फटाफट और इन प्रश्नों को जवाब आप लोग देते रहिए। यदि आप लोगों को ये आते हैं तो अच्छे ही हैं जी, तो आपके कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ेगा। कभी कभी विद्यार्थी लोग ये सोचते हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे प्रतियोगी साथी ये सोचते हैं कि प्रश्न तो मुझे आ रहा है, तो मुझे उस पर रिवीजन करने का, उस पर मुझे प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं। नहीं जी, यही आपका सबसे बड़ा जो है वो कन्फ्यूजन है, सबसे बड़ी गलती आप करने जा रहे हैं। आपका प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस अपनी तरफ से जी चलते रहना चाहिए, ठीक है ना। और हर टाइप के क्वेश्चन को आप लोगों को अप्रोच करते रहना चाहिए। देखिए, पहला सवाल क्या है, देखिए पढ़िए फटाफट और थोड़ा सा हम लोग जल्दी से प्रश्नों को हल करने की जो कोशिश करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय विलियम शेक्सपियर इज अ पेस्टोरल रोमांस। बताइए इसमें से पेस्टोरल रोमांस क्या है। पेस्टोरल का मतलब समझ गए जी। आप इतने केवल मोटे तौर पे यही समझ के रखो कि गणेरियों से जो संबंधित हो, गणेरियों से संबंधित हो, है ना। थोड़ा सा जिसका रूरल बैकग्राउंड हो, ठीक है ना। ये सब सारी चीजें जिसमें होती है, मैं मोटे तौर पे बता रहा हूँ कि आपको ऐसे समझ के रखना है। तो पेस्टोरल रोमांस किस में आता है, देखिए जी, ट्वेल्थ नाइट में कहीं नहीं आता, टेम्पेस्ट में भी कहीं नहीं आता, है ना, टेम्पेस्ट में भी कहीं नहीं आता, और अथेलो में भी कहीं नहीं आता है। कहाँ, एज यू लाइक इट में। क्यों आता है, जब रोजालिंड, है ना, और सीलिया एलिना के रूप में जंगल चली जाती हैं, तो ये दोनों वहां पे भेड़ पालने का काम करती हैं, है ना। और इसकी जो पटकथा है जी, कुछ तो ड्यूक फ्रेडरिक के महल में सेट होती हैं, और ज्यादातर पार्ट इसका फॉरेस्ट ऑफ एर्डन में जो है वो सेट होता है। सब बात मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए बताते चले जा रहा हूं ना। तो जो फॉरेस्ट ऑफ एर्डन में सेट होता है, इसीलिए कह रहा है कि पेस्टोरल रोमांस है जी। आगे ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, डिटेल आप लोगों को जी, क्योंकि यूट्यूब पर जब मैं इस तरह की वीडियो देता हूं तो बहुत से विद्यार्थी कभी कभी ये कंप्लेन भी करते हैं, नहीं सर वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाती है। लेकिन लॉन्ग और शॉर्ट के चक्कर में ना रहिए जी, है ना। आप एडिशनल इंफॉर्मेशन जब आपको दी जाए तो आप उसे लेते रहिए, भले ही आपको पता हो, है ना। लेकिन बार बार सुनने से, बार बार आपको प्रश्न को हल करने से आपके कॉन्फिडेंस का लेवल भी बेटर होता है। और दूसरी चीजें ये है कि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जानते जाते हैं तो आपको कभी भी एक भी सेकंड के लिए कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होता है आपके माइंड में, है ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको जो सफलता दिलाने का कार्य करेगी वो स्ट्रांग प्रैक्टिस है। इसीलिए मैं आपको बार बार सलाह दे रहा हूं कि आप अपनी लर्निंग को कंटिन्यू करिए, नई नई चीजें सीखिए, और अलोंग विद दैट कंटिन्यू योर प्रैक्टिस, उसी के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस को भी कंटिन्यू रखिए, है ना। दोनों काम डेली होना चाहिए, नई चीजें प्रतिदिन सीखिए और आप सीखी हुई चीजों पर अभ्यास भी प्रतिदिन करते रहिए। यदि आप ये दोनों काम कर रहे हैं जी, तब आपकी सफलता में कोई इफ और बट नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। नो डाउट यू आर गोइंग टू मीट विद योर सक्सेस, राइट। ओके, दूसरे क्वेश्चन को करिए, बताइए जल्दी। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामा नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ शेक्सपियर। ओके,
शेक्सपियर के लिटरेरी करियर से कौन सा लास्ट फेज का नहीं है ना। मतलब कि शेक्सपियर ने क्यों कह रहा है कि लास्ट फेज का नहीं है, तो इसमें विकल्प कौन जी सही है, डी। ये सब जो होते हैं लास्ट फेज के हैं जी। अब लास्ट फेज क्यों है, इनका पब्लिशिंग ईयर आप देखिए, इनकी राइटिंग ईयर को आप देखिए, ठीक है जी, तब आपको ये पता चलेगा कि क्यों ये कहा जा रहा है ना। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं जी। ओके, आगे तीसरे प्रश्न पे चलिए। अब कुछ प्रश्नों पे जी हम बताते रहेंगे, है ना, फटाफट। शेक्सपियर्स प्लेस लव स्लेवर लॉस्ट इज अ गुड एग्जाम्पल, ये आया हुआ प्रश्न है जी। देखिए मैंने कहा है कि टीजीटी 2021 में आ चुका है ये। बताइए, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी था, लेकिन बोर्ड ने जो मान्यता दी थी जी वो ये है, द कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को। देखे रहिए आए हुए प्रश्न है, आए हुए प्रश्नों को ध्यान दीजिएगा, है ना, कि आए हुए प्रश्नों को जब आप थोड़ा सा उनको हल करते हैं, आए हुए प्रश्नों पे प्रैक्टिस करते हैं, उससे जी आपको दोहरा लाभ होता है। पहला तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल भी इंप्रूव होता है, बढ़ता है, आपका कंफ्यूजन भी दूर होता है। दूसरा क्या होता है, किस तरह के प्रश्न बनेंगे आगामी परीक्षाओं में, प्रश्नों का पैटर्न क्या होगा, प्रश्नों की प्रकृति क्या होगी, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, ये किसी से पूछने की और किसी से सुनने से कि कोई जरूरत नहीं होती है, खुद बाखुद अपने आप ही आपको प्रश्नों की प्रकृति, तो किस तरह के प्रश्न में पढ़ने हैं, किस तरह के प्रश्न में नहीं पढ़ने हैं, ये सब आपको आइडिया लग जाएगी। जैसे आपने पिछले पेपर में देखा 2016 में, 2021 में जी, यूपी टीजीटी की मैं बात कर रहा हूं, कि वहां पे शेक्सपियर की नाटक के जो है वो बड़े ही माइनर कैरेक्टर पूछे गए, है ना, जो छोटे छोटे पात्र हैं, कहीं नौकर हैं, कहीं वो दरबारी हैं, कहीं वो कुछ भी है, छोटे कैरेक्टर जो बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर नहीं है। तो आपको एक पता लग जाता है कि हम लोगों को छोटे छोटे कैरेक्टर को भी याद रखना है, ठीक। ओके, तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट जी, ध्यान देते रहिए। इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स, इसको आप बड़े ही घिसे पिटे क्वेश्चन कह सकते हैं, घिसे पिटे जरूर हैं बट जी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आए हुए हैं, ठीक है ना। घिसे पिटे का मतलब समझ रहे हो जी, क्लीशे टाइप के वेरी ऑफन अपीयर्ड क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। तो कह रहे हैं शेक्सपियर के जब फर्स्ट फोलियो का एडिशन में, जो शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो का प्रकाशन हुआ था, तो कह रहा था किसको छोड़ दिया गया था। मैं प्रश्न को ज्यादा नहीं पढ़ रहा हूं, आप लोग पढ़िए, है ना। किसको छोड़ दिया गया था, नहीं कौन नहीं पब्लिश किया गया था, तो उसका सही जवाब है जी पेरिक्लीज। ओके, आप लोग खुद भी हल करते रहिए जी, चलिए सुनते रहिए, आगे पढ़िए आप लोग। विच वर्क हैज बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर द फर्स्ट एयर ऑफ माई इन्वेंशन, शेक्सपियर ने अपने किस वर्क को फर्स्ट एयर ऑफ माई इन्वेंशन कहा है जी, बताइए आप लोग जल्दी से। ओके, किसको कहा है, तो इसमें किसको कहा है जी, ओके इसको, ये बहुत बार आया है, याद रखिएगा। यानी आप ये बात याद रखिए कि शेक्सपियर ने वीनस एंड एडोनाइस को फर्स्ट एयर ऑफ हिज इन्वेंशन कहा है, ये बात याद रखना है आपको, कई बार पूछा गया है। देखिए यूपी टीजीटी 2021 में, 16 में भी, 2002 में भी ये पूछा जा चुका है, याद रखना है। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं अपने एप्लीकेशन पे, अपने यूट्यूब चैनल पे, है ना, मैं आपको काफी संख्या में प्रश्नों को कराऊंगा, जैसे मैंने शुरुआत में भी कमिटमेंट किया है कि ये प्रैक्टिस अनवरत चलती रहेगी लगातार। और उस प्रैक्टिस सेट में, उस तरह की प्रैक्टिस में हम लोग जो है, आप लोगों के सामने जो है दो तरह के प्रश्न होंगे। एक तो आए हुए प्रश्न होंगे, चाहे वो लैंग्वेज के हों या लिटरेचर के हों, वो भी होंगे, प्लस उनके जैसे अन्य प्रश्न भी होंगे जिनके आने की प्रबल संभावना जी होगी, राइट। ओके, ये हो गया, आगे बढ़ते हैं आप लोग, बताइए। एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं देने की कोशिश नहीं कर रहा जी, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगा, और ये सब काम जी एप्लीकेशन पे पढ़ाते समय किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ टाइम कम लग रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, सब शिकायत नहीं होती है जी। द करेक्टर्स ऑफिलिया, ओके, इन गर्ट्यूड, ऑफिलिया और गर्ट्यूड ये कहाँ आती हैं जी, अपीयर इन शेक्सपियर, ये हैमलेट में आती हैं जी। आपको मैंने हैमलेट पढ़ा रखा है, जिन भी प्रतियोगी साथियों ने हैमलेट को ना पढ़ा हो वो पढ़ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से।
मैंने हैमलेट की कहानी को जो हिंदी में नरेट किया, साथ ही साथ उसके फैक्ट को अंग्रेजी में भी लिखे गए हैं, और साथ ही साथ उसी वीडियो में आपको उसके नीचे क्वेश्चन आंसर भी दिए हुए हैं। अतः आप लोगों के लिए एक हम्बल सजेशन है कि आप कहानी को पहले हिंदी में पढ़िए, फिर अंग्रेजी में फैक्ट को पढ़ लीजिए, फिर उसके नीचे दिए हुए क्वेश्चन आंसर को भी जी हल कर लीजिए, ठीक है ना। अगर आप ये तीनों काम कर लेते हैं डिस्प्ले में, फिर उससे चाहे वो करेक्टर पूछे जाए, चाहे वो वन लाइनर क्वेश्चन हो, चाहे वो डायलॉग हो, वो सब आपको फिर कभी भी जी गलत होने की संभावना नहीं हो सकती है, ठीक। तो आप लोग पढ़ सकते हैं। अफीलिया कौन होती है? हैमलेट की प्रेमिका होती है। जल्दी मैं बता देता हूं, फटाफट देखते रहो। गर्ट्यूड कौन होती है जी? ये हैमलेट की माँ होती हैं, मदर ऑफ हैमलेट, ठीक है ना जी। अफीलिया के भाई का नाम लार्टीज होता है। अफीलिया के पिता का नाम जी पोलोनियस होता है, पोलोनियस मंत्री होता है। पोलोनियस की हत्या कौन करता है? हैमलेट करता है। जाने में कि अनजाने में? नहीं जी, अनजाने में करता है, ठीक है ना। पर्दे के पीछे छिपा रहता है और इसे मार दिया जाता है, ठीक। तो ये सब बात मैं आप लोगों को बताता रहूंगा, ठीक, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जवाब आपका ये सही है, देखिए तो आपका ये जवाब जी सही है, ये हैमलेट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए जी, अगर किसी में मैं सिलेक्ट ना करूं तो बता देता हूं तो भी काफी रहेगा आप लोगों के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर, देखिए बार बार पेन लेना पड़ता है, थोड़ा टाइम लेता है, अगर ना भी। Which of the following plays of Shakespeare does not belong to the last phase of his career? बताइए कौन सा शेक्सपियर का प्ले है जो उनके लास्ट फेज से बिलोंग नहीं करता जी, ओके। तो लास्ट फेज से बिलोंग कौन नहीं करता इसमें? इसमें लास्ट फेज से बिलोंग जो नहीं करता वो जी विकल्प ए सही है, यानी कि मच एडो अबाउट नथिंग, ओके। ये लास्ट फेज से बिलोंग नहीं करता। बाकी टेम्पेस्ट है, सिम्बेलिन है, द विंटर्स टेल है, ये लास्ट फेज से हैं। अब देखिएगा क्यों है वो, आगे देखिए। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज रिटन दीज लाइन्स, बताइए लाइन किसकी लिखी हुई है, किसके पोइटिक वर्क में आती है जी, बताइए फटाफट आप लोग। आया हुआ सवाल है, 2021 में पूछा गया था ये। थोड़ा सी से और ऊपर लेते हैं, देखिए विकल्प और है, हाँ। तो इसमें विकल्प जी कौन सही है, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जी। देखिए आप लोग हड़बड़ाइए ना, समय थोड़ा लगता है, लगने दीजिए, आपका काम एकदम सही होना चाहिए। विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन है, बताइएगा ये लाइन कहाँ कहाँ है, किस पोयम में कहा है, किस एसे में कहा है, किस जगह पे लाइन कही गई, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं ज़्यादा उसका ब्यौरा नहीं दूंगा क्योंकि सीरीज ये लंबी है जी, ओके। देखिए काफ़ी प्रश्न हैं हम लोगों के पास आज हल करने के लिए। इसी तरह से जी हम लोग सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, यानी हम का मतलब मैं और मेरी टीम ना, ओके, कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सेट किया जाए आप लोगों के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न का टारगेट है कि आप लोगों को करा दिया जाए। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जी, ओके। और इसी सिस्टम पर, इसी पद्धति पर, इसी तरीके को अपना करके मैं बता रहा हूं कि 2016 और 2021 में बहुत सारे विद्यार्थी सफल हो चुके हैं। सफल होने के साथ साथ वो टॉपर्स की सूची में भी जी रहे हैं, है ना। आप इस बात को मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। वो लोग आपके सामने आएंगे, आपसे मुखातिब होंगे, है ना। आगे चलते हैं। The characters Beatrice and Benedict appear in Shakespeare's play. शेक्सपियर, बेट्रिस और बेनेडिक्ट के शेक्सपियर के किस नाटक में आते हैं जी, मैं बताता चला जा रहा हूं, आप लोग पढ़ते रहिए, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश भी कर रहे हैं। मच अडो अबाउट नथिंग में आते हैं। देखिए अब आप जब इन प्रश्नों को देखते हैं कि केवल दो करेक्टर को उठा लिया, बेट्रिस और बेनेडिक्ट, तो यही बात तो मैं आपको समझा रहा हूं कि जब वो मच अडो अबाउट नथिंग से पूछ सकता है एक करेक्टर को कि बेट्रिस और बेनेडिक्ट कहां आती हैं, तो आपको यह बात पता लग जाना चाहिए कि हमें शेक्सपियर के प्रत्येक नाटक को अच्छे से पढ़कर, उसकी कहानी को समझकर
रखना है। इस परीक्षा में मच एडो अबाउट नथिंग से पूछा, अगले में वो पेरिक्लिस से पूछ सकता है, ऑल वेल्स दैट एंड वेल से पूछ सकता है, लव फ्लेवर लॉस से पूछ सकता है। केवल हैमलेट और किंग लियर, अथेलो, इन्हीं के चक्कर में ना रहिए जी। जितने भी शेक्सपियर के और भी हैं प्ले, सबको पढ़ के रखिए आप लोग, सबकी पटकथा जानिए, सबकी कहानी जानिए, पात्रों को जानिए, क्योंकि इनको जानना और ना जानने का अंतर जानते हो जी। जिसका ये जानता था, जिसका ये सवाल सही हुआ था, जिसका नहीं हुआ था, ये सही जिसका हुआ था जी, इधर के पाले में जी जॉब है ना, ये जॉब है यहाँ पे जिंदगी का फन है, मजा है जी, यहाँ पे आपको अच्छी खासी सैलरी है। और इधर क्या है जी, इधर क्या हुआ, जिसका दो चार गलत हो गया तो इसके गलत होने की वजह से जी जॉब नहीं है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट है। और उसके बाद जी जिंदगी में हमेशा जो है वो आपके एक परमानेंट जॉब नहीं होती है और आपको थोड़ा सा स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है। तो क्यों ना आप लोग प्रश्नों पे ही स्ट्रगल कर लीजिए, ठीक है। जो बात मैं कहना चाहता हूं, मेरे शब्दार्थ पे नहीं, भावार्थ को समझने की कोशिश करिए जी, है ना। शब्द सुनते समय आप समझिए कि थोड़ा सा आप मेहनत करिए कि आप जितने भी, और मैं आपको बता रहा हूं कि शेक्सपियर के लगभग सभी प्ले को मेरे पास हैं वो मैटर, मैंने उनको सेट किया है, मैंने उनको पढ़ाया है ऑफलाइन में, आप लोगों को ऑनलाइन में भी दे दिया जाएगा जी। आप लोग जुड़िए, और मैंने दिया भी है एज यू लाइक इट को, हैमलेट को पढ़ाया है और बाकी को भी मैं पढ़ा दूंगा। चलिए आगे चलते हैं जी। देखिए, which play by Shakespeare describes jealousy as the green-eyed monster? बताइए, ग्रीड-आइड मॉन्स्टर का मतलब ही होता है जेलस पर्सन। कहाँ आता है ग्रीड-आइड मॉन्स्टर? तो सीधा सा उत्तर है आपका जी अथेलो में। और ग्रीन-आइड मॉन्स्टर होता कौन है जी? ओके, आई इयागो होता है जी, यही जो है ये विलेन होता है, ठीक। अब मैं ये सब बात आपको बता रहा हूं, अब मैं चाहूं तो भी अथेलो को भी मैं पढ़ाऊंगा। आप लोग बने रहिए, बस केवल विद इन वीक आप लोगों के पास यूट्यूब पर मैं कमिटमेंट कर रहा हूं कि मैं अथेलो को भी प्रॉपरली पढ़ा दूंगा। उनका मैं हिंदी में पूरी कहानी को बताऊंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो अंग्रेजी में भी आपके सामने होंगे, और अलोंग विद दैट उसके नीचे वन लाइनर क्वेश्चन आंसर भी दिए जाएंगे, है ना। आप लोग थोड़ा सा इन्हें पढ़िए, अथेलो। ओके, ये तो ये सब दिए जा रहे हैं क्योंकि ये सब जी आए हुए प्रश्न है। आप देखिए यहाँ पे ये दिए गए हैं कि प्रश्न कब पूछे गए हैं प्रत्येक प्रश्नों में, है ना। थोड़ा जल्दबाजी के कारण कि जो टाइपिस्ट है उसको ज्यादा दिक्कत ना हो जी, है ना। बार बार लिखने की जरूरत मैं नहीं समझा, तो मैंने कहा रहने दो इसको लिखने के लिए, नहीं तो सारे प्रश्न आए हुए हैं, कोई ऐसा प्रश्न नहीं है कि जो आया नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस बिगिंस विद द लाइन्स? कौन सा प्ले होता है जो इस लाइन से शुरू होता है? इफ म्यूजिक इज द फूड ऑफ लव क्लियर प्ले ऑन, प्ले ऑन। कहता है यदि म्यूजिक जो है वो लव का फूड है, यानी लव का भोजन है, तो प्ले ऑन, प्ले ऑन, है ना। म्यूजिक इज फूड ऑफ लव, प्ले ऑन, प्ले ऑन। ये ओपनिंग लाइन्स है, किस प्ले की ओपनिंग लाइन है बताइए जी, जरा फटाफट बताइए। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं जी, द टेम्पेस्ट की नहीं है, जू लाइक इट की नहीं है, रोमियो एंड जूलियट की नहीं है। कई बार पूछा हुआ प्रश्न है जी, ये देखिए आया हुआ है। इसके अलावा भी ये कई बार आया है, अदर स्टेट के नेट में भी ये कई बार जी आ चुका है ना। ओके, ये कहाँ की है? ट्वेल्थ नाइट की। दूसरा सवाल ये कभी कभी ये पूछता है कि लाइन बोलता कौन है, बताइएगा हमें। ड्यूक ऑफ, अब यहाँ पे मैं कर दे रहा हूं, बताइएगा ड्यूक का क्या नाम है जो ये लाइन बोलता है? ड्यूक ही बोलता है और ये लाइन बोलता है, बताइएगा आप लोग, कमेंट करिएगा। ठीक आता है आपको? ठीक है जी, अच्छा है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाएगा। आते हुए प्रश्नों को भी मैं हल कराऊंगा और नए भी प्रश्न लाए जाएंगे, लैंग्वेज के, लिटरेचर के और फिगर ऑफ स्पीच के, लिटरेरी क्रिटिसिज्म के, है ना। और जितने भी लिटरेरी टर्म्स के हैं, कोई एरिया नहीं छोड़ा जाएगा जहां से हम लोग सीरीज को हल नहीं करेंगे। फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमेन इज अ फेमस लाइन फ्रॉम द प्ले, ये भी कई बार आया हुआ प्रश्न है जी। ओके, बहुत बार पूछा गया है। बताइए, चरित्र की दुर्बलता तुम्हारा ही नाम स्त्री है। ओके, तो बताइए, किंग लियर में भी नहीं है, मैकबेथ में भी नहीं, इसमें भी नहीं है, कहाँ आता है ये? हैमलेट में। अब आप हमें बताइए,
हैमलेट में कौन बोलता है ये लाइन? ये लाइन जी हैमलेट ही बोलता है। और किसके सेंस में बोलता है, किसके कॉन्टेक्स्ट में बोलता है, किसकी कनेक्शन में बोलता है? अपनी माँ गर्ट्यूड के। और ये लाइन जी एक स्त्री समाज के लिए एक समझ जाएंगे कि अब्यूजिव वर्ड था, ठीक है ना। ओके चलो, ओके चलिए आगे मैं बात करता हूं। चलिए आगे देखते हैं। Which of the following is the dominant theme of Shakespeare's famous play King Lear? किंग लियर का जो थीम है जी वो क्या है ना। Which of the following is the dominant थीम? बताइए, पढ़िए आप लोग फटाफट जी। ओके क्या जेलसी थी? नहीं जी, जेलसी नहीं है, एम्बिशन नहीं है, रिवेंज भी नहीं है, फीलियल इनग्रेटिट्यूड। पढ़े होंगे किंग लियर की कहानी। किंग लियर के 3 बेटियां थीं, रीगन थी जी, गॉन्डिल थी और कॉर्डेलिया थी। ये सब बताएंगे, मैं पूरा इनको पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। गांडिल की शादी किससे हुई, रीगन की किससे हुई, कार्डिलिया की। तो ये दोनों तीनों पुत्रियां होती हैं और तीनों पुत्रियां बेवफा हो जाती हैं, राजा के प्रति निष्ठावान नहीं रहती हैं। गांडिल और रीगन ये चापलूस प्रिय होती हैं, चापलूसी करती हैं राजा की। जब उनकी प्रॉपर्टी जायदाद को हिस्से में पा जाती हैं तो ये राजा के प्रति वफादार नहीं साबित होती हैं, यानी इनके अंदर अकृतज्ञता की भावना होती। इनग्रेटिट्यूड आप समझ रहे हो ना, अकृतज्ञता की भावना होती है ना, यानी कि ये कोई ग्रेटफुलनेस मानने को तैयार नहीं होती हैं, ये किसी तरह से राजा के प्रति ऑब्लाइज फील नहीं करती, उनके प्रति थैंकफुलनेस नहीं रखती, उनके प्रति ग्रेटफुल ये नहीं होती हैं जी, राइट। तो फीलियल इनग्रेटिट्यूड होती है। कौन सच्ची लड़की होती है, कौन वफादार होती है? कार्डिलिया। ये दोनों जी वफादार नहीं होती है, निष्ठावान नहीं होती राजा के प्रति, यानी अपने पिताजी के प्रति। चलिए तो सही ऑप्शन ये है जी, बता देते हैं आप। चलिए जी आपको पता भी होगा आप लोगों को। आगे तो चलिए बताइए, पढ़िए आप लोग फटाफट, बहुत इजी क्वेश्चन है जी। व्हाट वाज द नेम ऑफ द हाउस? उस घर का क्या नाम था? शेक्सपियर इन स्टैटफोर्ड। जो शेक्सपियर ने स्टैटफोर्ड में खरीदा उस घर का नाम क्या था जी? देखिए कहां से क्वेश्चन लिया, 2016 में आया था ये प्रश्न जी। इसीलिए मैं कहता हूं लगभग सभी प्रतियोगी साथियों को पता होगा, लेकिन आप इन पे प्रयास और अभ्यास बंद ना करिए, क्योंकि हो सकता है ये आज आपको पता हो और 2-4 महीने बाद एग्जाम हो जाए और तब तक ये आपके दिमाग से जी स्लिप कर जाए, ठीक है। तो जब तक एग्जाम ना हो जाए तो बीच बीच में आप उनको ताजा करते रहिए, है ना, उनको गर्म करके रखिए बिल्कुल, राइट, ताकि ये आज भी आपके दिमाग में है और एग्जामिनेशन के समय भी आपके दिमाग में ये बने रहने चाहिए। और ये कैसे बने रहेंगे उसका एक ही उपाय है, कंटिन्यू प्रैक्टिस, राइट। ओके करते रहिए, इनको भी स्थान दिया जाए। जो थोड़े क्लीशे टाइप के क्वेश्चन हैं उनको हम लोग किनारे रख के नहीं चलेंगे, ठीक, उनको मैं आपको देता रहूंगा। चलिए पढ़िए जी, बताइए। डेस्डिमोना फेमस शेक्सपियरियन कैरेक्टर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? किस प्ले की है ये जी? सीधी बात है, अथेलो में होती है। ये अथेलो की कौन है जी? पत्नी है। कौन है पत्नी जी? डेस्डिमोना। अब बताइए डेस्डिमोना के पिता का नाम क्या था? बैरबेंटियो। ओके समझ में आया। डेस्डिमोना को कौन मार देता है जी? अथेलो मार देता है, ठीक है ना। अब बहुत सारी बातें मैं अथेलो को भी बहुत जल्द आपको पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वीडियो लंबी होने का जी। ओके चलिए बताइए जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज नॉट अ कॉमेडी? इसमें कॉमेडी कौन नहीं है जी? देखिए एज यू लाइक इट भी आपकी कॉमेडी है, ठीक है, ट्वेल्थ नाइट भी है, मिडसमर नाइट ड्रीम भी है। कॉमेडी का अर्थ आप समझते हो, हैविंग कॉमिक एंड, हैविंग कॉमिक एंड, ऐसा प्ले जिसका कॉमिक एंड हो। और जो कॉमिक एंड होता है जी उसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहा गया है?
उसी चीज को कहा जाता है डेन्यूमो, है ना। ये देखिए जी, बस ये चीज आप जान गए। तो ये कौन है, ये कि ये सब जी कॉमेडी है, और ये कॉमेडी नहीं है एंटोनी क्लियोपैट्रा, ये तो एक क्या है जी, ये एक ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी जी क्यों है, तुमने कहा सर प्ले हैविंग ट्रेजिक एंड, हैविंग ट्रेजिक एंड, और जिसमें ट्रेजिक एंड को क्या कहते हैं जी, ये भी पता, सब पता करते रहिए, बार बार आप उसको दोहराते रहिए, कैटेस्ट्रॉफे, यानी जो ट्रेजेडी होती है उसका अंत कैटेस्ट्रॉफे के साथ होता है, और जो कॉमेडी होता है उसका अंत डेनूमो के साथ होता है जी, याद रखिएगा। ओके, चलिए दे देते हैं थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन, हो सकता है कुछ साथियों को पता हो, कुछ साथियों को ना पता हो, कुछ साथियों के कंफ्यूजन हो जाता है ना। तो आप बार बार पढ़ते रहिए, उबिए नहीं बिल्कुल। जब हमारे आपके करियर का सवाल हो तो आपको उबना नहीं चाहिए जी, सलाह है मेरी। Which of the following works of William Shakespeare is written in 6-line stanza and shows desired sign of immaturity? कौन सा है जो 6-line stanza में लिखा गया है और शेक्सपियर को इमैच्योरिटी को दिखाता है, अपरिपक्वता, यानी शेक्सपियर बहुत परिपक्व नहीं थे, है ना। तो सीधी सी बात है, ये भी नहीं है जी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। कौन है, वीनस एंड एडोनास। मैं बता चुका हूं, वीनस और एडोनास कभी ऊपर सवाल आया था, शेक्सपियर क्या कहता है वीनस एंड एडोनास को। चलिए, वीनस किस चीज की देवी होती है जी, क्वेश्चन पे क्वेश्चन में बताऊंगा, लेकिन यहाँ नहीं जी, है ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ लंबा ना हो। जब मैं एप्लीकेशन पे पढ़ाता हूँ तो एक एक सवाल का वजन 10-10 गुना जी बढ़ाया जाता है, यानी उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, उनसे जुड़ी हुई हर बातें आपको बताई जाती हैं। लेकिन अगर यहाँ बताया जाएगा यूट्यूब पर तो वीडियो लंबी हो जाएगी, और वीडियो मैं लंबी नहीं करना चाहता, राइट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिपिक्ट्स मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ। प्रोविंशियल आप समझते होंगे जी, क्षेत्रीय। ओके, बताइए कौन सा है मिडिल क्लास से संबंधित, कौन। मिडसमर नाइट ड्रीम तो जी है नहीं मिडिल क्लास से, इसमें तो राजा रानी होते हैं, ठीक है ना जी, इसमें तो राजा रानी की कहानी है, बताइएगा जो ड्यूक होते हैं इनकी सबकी कहानी है। ओके, एंटोनियो और क्लियोपैट्रा में भी जी राजा रानी है, क्लियोपैट्रा भी रानी होती, वो कहाँ मिडिल क्लास की है। विंटर्स टेल में भी जी मिडिल क्लास की कोई बात नहीं है, मिडिल क्लास की बात कहाँ है जी। ओके, ये है जी। ओके, समझ में आया। अब हमें जरा जी बताइए, मिडिल क्लास को टेक्निकल तरीके से हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी बताइए, आप लोग कमेंट भी किया करिए जी। ओके, बताइए, एलीट कहते हैं कि, थोड़ा सा राइटिंग को समझने की कोशिश करिए जी, बुर्जुआ कहते हैं, ओके, और कि जी प्रोलिटेरियन कहते हैं। बताइए मिडिल क्लास को क्या कहते हैं जी, बताइएगा आप लोग। चलिए बता देते हैं, यही है, आप लोग इसकी स्पेलिंग देखिएगा, थोड़ा लेजिबल नहीं है। ओके, तो क्लियर हो गया जी, यही है। देखिए टिक कर दें इसको भी, टूट जाएगा। चलिए आगे बताइए, कोई ये सब देखिए जी सरफेस से लिए गए सवाल हैं, बिल्कुल ऊपर सतह से उठा लिए गए हैं, और ये सब आए हुए सवाल हैं जी, है ना, इसलिए मैं इनको आपको करा रहा हूं। भले ही आपको लगता है अरे जी ये तो बहुत नहीं है, नहीं, पढ़ते रहिए, ऐसे भी सवालों को बंद मत करिए। इन द प्ले, और इसमें मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन थोड़ा जोड़ने की कोशिश करूंगा, कि ताकि अगर आप लोग समय अपना खर्च कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ चीज आपको जी अतिरिक्त मिलती भी रहे। इन द प्ले द टेम्पेस्ट प्रॉस्पेरो इज द ड्यूक ऑफ, कहाँ का ड्यूक होता है जी। ओके, तो सीधी सी बात है जी, वो मिलान का ड्यूक होता है। चलिए, टेम्पेस्ट में जो ड्यूक ऑफ मिलान होते हैं जी, प्रॉस्पेरो होते हैं। प्रॉस्पेरो की बेटी का नाम हमें बताइए जी, कई बार पूछा गया है। और इनकी बेटी का जो प्रेमी होता है फर्डिनैंड होता है, ठीक है ना। और जब इनके राज्य का हरण किया गया था, इनके राज्य को यूजअप कर लिया गया था, तो व्हाट वाज द एज ऑफ मिरांडा, what was the age of मिरांडा, इनकी बेटी का नाम जी मिरांडा था।
याद रखिएगा मिरांडा। तो मिरांडा की क्या एज थी जब इनका राज्य को यूजअप किया गया था और जब प्रॉस्पेरो को एक्सपेल कर दिया गया था। एक्सपेल आप समझते हैं ना, भगा दिया जाना, इनको देश से निकाल दिया जाना, इनको बैनिश कर दिया गया था। तो मिरांडा की एज क्या थी जी? ओके। और जब इनको निकाला गया था तो इनकी मदद कौन किया था, ये सब मैं यूट्यूब पर पढ़ा चुका हूं जी। ओके, चलिए आगे मैं बात करता हूं। चलिए, हु कॉल्ड शेक्सपियर द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल? अभी कल के मैंने जी आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी कल मैंने शेक्सपियर पे जो क्रिटिकल कमेंट है, उन पे कोट है, उसकी एक वीडियो आप लोगों को कल की डेट में दी गई है जी, यूट्यूब पर मौजूद है। मैंने उसकी कोडिंग किया है, वहां से आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। और अलोंग विद दैट उसके नीचे जो होता है कंप्लीट कोटेशन, यानी कंप्लीट लिटरेरी जो उनका क्रिटिकल कमेंट्स है और किस क्रिटिक ने किया है, क्या कमेंट है, उसको भी दिया गया है। मैंने पढ़ाया, आप उसको पढ़िए, है ना। और मैंने बताया कि पूरे क्रिटिकल कमेंट को, कंप्लीट क्रिटिकल कमेंट को याद रखने की जरूरत नहीं। जैसे आप इतना याद रख लो कि शेक्सपियर को मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल किसने कहा, केवल इतना याद रखो कि शेक्सपियर को मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल किसने कहा जी, है ना। बस इतनी बात याद रखने से आपका काम बन जाएगा। तो किसने कहा था जी? ड्राइडन ने कहा था। तो टीएस इलियट ने क्या कहा था, ये भी मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। ओके, बताइएगा। बड़ा इगोटिज्म था इनको। चलिए बताते रहिए आप लोग फटाफट, बहुत तेजी के साथ जी बढ़िए, अभी काफी लंबी सीरीज है हम लोगों के पास। ऑल वेल्स दैट एंड्स वेल एज अ रोमांटिक कॉमेडी, कौन है जी? विलियम शेक्सपियर है। देखिए बिल्कुल सरफेस के क्वेश्चन है, कोई बात ही नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन्स इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट? टेम्पेस्ट में ये लाइन कौन बोलता है? फॉर आई एम ऑल द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप जानते हो जी, सब्जेक्ट का मतलब भी प्रजा होती है। जब राजा होते थे तब प्रजा होती थी जी ना। ओके, मोनार्की सिस्टम में इसीलिए प्रजा एक प्रकार से वो राजा की क्या मानी जाती थी? गुलाम। और इसी सब्जेक्ट का एक अर्थ जी होता है कर्ता, आप समझते होंगे, है ना। हिंदी में बता देते हैं, अंग्रेजी में बताएंगे। जो कि ग्रामर में होता है जी, सब्जेक्ट होता है, आप जानते होंगे ना। ओके, और इसी सब्जेक्ट का मतलब ही होता है जी विषय और प्रकरण। देखिए छोटी छोटी बात है, लेकिन मैं बार बार बताऊंगा, जब मैं लैंग्वेज या आपको पढ़ाता हूँ एक एक शब्द को मैं बताता रहता हूँ। और सब्जेक्ट को जी हम, ये सब्जेक्ट टू क्या होता है और सब्जेक्ट ऑफ क्या होता है, आप हमें बताइएगा। ओके, ठीक है। तो ये, और इसी सब्जेक्ट से जी सब्जेक्शन बनी है, गुलामी। इसी से तो बना है, जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्शन रखता है ना। ये सब बात आपको याद रखना चाहिए जी। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस, केवीएस 7 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपनी सफलता के प्रति, अपनी सक्सेस के प्रति जी गंभीर है, तो हर एक छोटी और हर एक बड़ी सारी बातों को, यानी कि जो माइन्यूट थिंग्स है उन पे भी आपका नजर एकदम बनी रहनी चाहिए। ओके, चलिए बताइए कौन कहता है जी? तो कैलिबन कहता है। ओके, ये कैलिबन का डायलॉग है कि फॉर आई एम ऑल द सब्जेक्ट्स दैट यू हैव व्हिच फर्स्ट वाज माइन ओन किंग, है ना। ओके, याद रखिएगा। चलिए बताइए। रैपनेस इज ऑल अकर्स, बताइए। ये बहुत बार पूछा गया है जी, ये आया हुआ है, कई बार आया हुआ है। अब मैंने उसको यहाँ मेंशन करना जी उचित नहीं समझा, बता दे रहा हूँ। आप बिलीव माई वर्ड्स, मेरी बात का जी विश्वास करिए, ये कई बार आया हुआ है ना। कहाँ आता है ये फ्रेज, कहाँ अपीयर होता है जी? तो हैमलेट में भी नहीं आता, मैकबेथ में नहीं आता, ये आता है जी किंग लियर में। क्योंकि किंग लियर ही क्या हो गए हैं जी, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं। किंग लियर ही बूढ़े हो गए हैं, किंग लियर ही जी ओल्ड हो गए रहते हैं। यानी जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो कहते हैं कि अब वो पक गए हैं, यानी पके आम हो गए हैं, यानी कभी भी वो टपक सकते हैं, कहते हैं ना लोग। ओके जी, तो वही बात से आप समझ जाइएगा यहाँ से। ठीक, एक आप लोग ऐसे ही कोई जुगाड़ ढूंढ लिया करो जी, है ना। आपको ये सब बात ढूंढना चाहिए, फिलहाल ये जुगाड़ नहीं है तो शब्द का अर्थ है जी। ओके, मैं बता रहा हूं, है ना। अब आप हमें बताइए किंग लियर की कितनी बेटियां थी जी? तीन, तीनों बेटी का नाम काट लिया, रीगन और गांडेल थी,
है ना। किंग लियर कहाँ के किंग थे जी, ये भी मुझे बताइए, है ना। किंग लियर को भी मैं बहुत जल्द आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। देखिए आया हुआ सवाल है, याद रखिएगा। हर एक एरिया से, हर एक सेक्शन से आप लोगों को जी प्रश्न कराए जाएंगे, और वे 50 या 100 के भी ग्रुप में होंगे जी, इतने नहीं होंगे, काफी होंगे आप लोगों के लिए। ऐसी ब्रैडले शेक्सपियरियन ट्रेजेडी वाज पब्लिश्ड इन, ओके, तो 1904 में ये आया था। ये भी नहीं है जी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, तो आप सभी प्रतियोगी साथियों के लिए एक हम्बल सजेशन है जी कि आप लोग मेरे टेलीग्राम से जुड़िए, है ना। वहां जुड़ने से आपको कोई जी हर्ज नहीं है, आपको कोई नुकसान नहीं है ना। अपनी तरफ से मैं कुछ ना कुछ आपको देने की कोशिश करूंगा। अगर आप उसको उपयोगी समझते हैं तो पढ़िएगा, नहीं उपयोगी समझते हैं तो कोई भार नहीं बन जाएगा आप लोगों के ऊपर। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जी जुड़ जाइए, राइट। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, और आप जुड़िए, वहां से भी आप लोगों को सारी चीजें मिलेंगी। कभी कभी क्या होता है जी कि जैसे ऑफलाइन में जो टेस्ट वगैरह लिया गया, तो उसको वीडियो बनाना एक टेक्निकल काम होता है, यूट्यूब पर अपलोड करना है सारी चीजें, और हो सकता है मैं उसे अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं उसे देता रहूं जी, है ना। तो आप लोगों को वहां से कुछ ना कुछ चीजें जी मिल सकती हैं। ओके, फिर कहते हैं, पढ़िए आप लोग फटाफट। द राइम स्कीम ऑफ द शेक्सपियरियन सोनेट इज, ओके, बताइए इसमें शेक्सपियरियन की राइम स्कीम क्या है। ओके, बताइए कौन सी है। ए बी सी डी, ओके, ई एफ जी जी, बताइए ए बी सी डी डी एफ, बताइए कौन सी है जी। ओके, यही है जी। ओके, ए नंबर इसमें करेक्ट है जी। ओके, ये आप जानते होंगे, इंटरकनेक्टेड नहीं है जी ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइएगा आप लोग। ए नंबर जी सही है। कहते हैं ही हैज ऑलवेज बीन क्वाइट केयरलेस फॉर, अब बताइए इसमें कहां पे एरर है, ये आप लोगों को जी बताना है। चलिए जी, इसमें जो है वो विकल्प आपका ए सही है जी, है ना। ओके, ही हैज ऑलवेज बीन, बताइए जी इसमें एरर कहाँ है, आप लोग जल्दी बताइए फटाफट। इस तरह से सवाल जी बहुत आते हैं। चलिए बताइए, ही हैज ऑलवेज बीन क्वाइट केयरलेस फॉर हिज ओन सेफ्टी, बताइए कहाँ है, इसमें एरर है कि यहाँ एरर है कि यहाँ है कि यहाँ है, ठीक है ना। जल्दी बताइए आप लोग। चलिए आप लोग समझ गए होंगे कि कहाँ इसमें एरर दिखा रहा है। इसमें जी एरर यहीं पे है, देख रहे हैं ना, एनी केयरलेस, इसको लिखा होना चाहिए सही जी अबाउट। ओके, जब कोई किसी चीज के प्रति केयरलेस होता है, केयरलेस अबाउट होता है। जैसे मैं लिखूं ही वाज केयरलेस, है ना, और अबाउट हिज सेफ्टी, वो अपनी सुरक्षा के प्रति जी लापरवाह था। केयरलेस अबाउट होता है, यहाँ पे प्रीपोजिशन का जी फॉल्ट है, यानी कि विकल्प ये सही है जी। ओके, चलिए दूसरे प्रश्न को देखिए आप लोग। देखिए लैंग्वेज लिटरेचर सबको आपको पढ़ाया जाएगा, आप लोग थोड़ा सा जुड़ने की कोशिश करिए।
एक मिनट आप लोग, थोड़ा विलम्ब हुआ। द चाइल्ड वॉज इरिटेबल, बच्चा थोड़ा, बिकॉज सी हैड नॉट साउंडली स्लेप्ट द प्रीवियस नाइट, कहते हैं कि बच्चा चिड़चिड़ा था, ओके, है ना। और बिकॉज क्योंकि सी हैड नॉट साउंडली स्लेप्ट द प्रीवियस नाइट, पिछली रात वो जो है सो नहीं सका था अच्छे से, ओके। तो इसमें क्या एरर है जी बताइए, यहाँ 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 कहाँ एरर है बताइए। तो इसमें भी नहीं है जी, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, कहाँ जी, ये साउंडली स्लेप्ट नहीं होना चाहिए जी, ओके, ये साउंडली स्लेप्ट नहीं होना चाहिए, ओके, इसको होना चाहिए जी, एक मिनट, स्लेप्ट साउंडली। अब क्यों होना चाहिए ये बात में जी आपको पढ़ाया है, आप लोग वहां से देखिए, एडवर्ब के सेक्शन में ये सब पढ़ाए गए हैं, आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं जी। आगे ध्यान दीजिएगा, द नाइट वॉज रिसीव्ड कॉम्प्लीमेंट्स, ओके, फ्रॉम द किंग फॉर हिज ब्रेवरी, यानी कह रहे हैं कि राजा ने जो है वो कॉम्प्लीमेंट्स रिसीव किया और फ्रॉम द किंग, राजा से, है ना। नाइट का मतलब जी सामंत है, ओके, समझने की कोशिश करिए, ओके। सामंत ने जो प्राप्त किया, ओके, कॉम्प्लीमेंट्स, अभिवादन, प्रशंसा, द किंग, फ्रॉम द किंग, और फॉर हिज ब्रेवरी, अपनी बहादुरी के लिए। बताइए इसमें है कहाँ एरर, क्या कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम द किंग है कि द किंग वाज रिसीव्ड है कि नो एरर है जी, बोलिए। देखिए एरर इसमें इसी में है जी, देखिए इसको ध्यान से पढ़िए जी, एक्टिव पैसिव आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे। द नाइट वाज रिसीव्ड, इसका क्या अर्थ हुआ जी, राजा ने रिसीव किया नहीं, राजा को रिसीव किया गया। जैसे मैंने कहा, मेरी बात पे ध्यान देना, जैसे मैंने कहा ही वाज पनिश्ड, थोड़ा सा टेक्निकल, ही वाज पनिश्ड बताइए और ही पनिश्ड बताइए। एक मिनट, थोड़ा इसको अवॉइड करिएगा जी, टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो ही पनिश्ड का मतलब उसने दंडित किया, और ही वाज पनिश्ड का मतलब उसे दंडित किया गया। तो यहां पे होना चाहिए द किंग रिसीव्ड, यानी राजा ने प्राप्त किया, यानी इसको एक्टिव वॉइस में यहां लिखा होना चाहिए जी ना, और लिखा किस में है, पैसिव में, इसलिए यही वाक्य गलत है जी, और यही जी यहाँ का उत्तर भी डी सही है। यानी हमें इसे होना चाहिए क्या, द किंग, समझ जा रहे होगे, द किंग रिसीव्ड होना चाहिए, तब होगा राजा ने प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया जी, कॉम्प्लीमेंट्स, अभिवादन, और किससे, फ्रॉम द किंग फॉर हिज ब्रेवरी, अपनी, किंग नहीं जी यहाँ नाइट, देखिए वाक्य लिखा हुआ है, सॉरी, द नाइट रिसीव्ड, ओके। आगे देखिए, पढ़िए आप लोग, ही वॉज इनफ टॉल टू बी एडमिटेड इनटू द आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, ओके। मेरी बात पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करो, इनफ टॉल, है ना, यही जी आपका एरर है, इसको होना चाहिए टॉल एनफ। देखिए इनफ के बारे में मैंने एडवर्ब में आपको पढ़ाया है, जब कोई भी एडवर्ब किसी भी एडजेक्टिव को फॉलो करता है, उसको मॉडिफाई करता है, तो उसके पहले लिखा जाता है। अब आप हमें बताइए कि गुड वेरी होता है कि वेरी गुड होता है, तो आप कहेंगे नहीं जी, गुड वेरी नहीं होता, वेरी गुड। वेरी क्या है जी, एक एडवर्ब है, ध्यान से सुन लीजिए दो बात, और ये गुड क्या है जी, एडजेक्टिव है। तो यानी जब किसी एडजेक्टिव को एडवर्ब मॉडिफाई करता है तो उसके पहले रहता है, लेकिन जी इनफ इसका अपवाद है, ठीक है ना। यानी कभी लिखना होगा
तो इनफ टॉल ये गलत है, इसको होना चाहिए टॉल इनफ। जैसे मैं लिखूं ही वाज इनफ काइंड, ही वॉज इनफ काइंड, वो काफी दयालु था, टू हेल्प मी, सुनते रहिए शब्द को, थोड़ा एक कम लिजिबल है, तो यहाँ इनफ काइंड नहीं होना चाहिए जी। ओके, इसको हमें कहना चाहिए काइंड इनफ। तो आपने कहा सर क्यों, मैंने कहा इनफ जब भी किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा तो उस एडजेक्टिव के पहले नहीं, उस एडजेक्टिव के वो बाद में आएगा, समझ गए होंगे। तो ये इनफ टॉल जो लिखा है ये गलत है जी, इसको होना चाहिए क्या, टॉल इनफ। समझ गए ना आप लोग, इसलिए ये विकल्प जो है ये वाला ही जी क्या है, यहीं पे एरर है। ठीक, ही वॉज इनफ टॉल, ये गलत है जी, इसको टॉल इनफ होना चाहिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंस। देखिए जी अच्छा प्रश्न है, बताइए आप लोग चारों को पढ़िए, इसमें कोई एक वाक्य है जी जो सही नहीं है। देखिए कौन सा वाक्य जी इसमें सही नहीं है, बताइए। देखिए जी ये वाक्य भी बिल्कुल सही है। ओके, दे विल नेवर एल्ड, एल्ड माने आप जानते ही होंगे जी सरेंडर होता है, एल्ड भी सरेंडर होता है जी। सरेंडर को ही हम लोग क्या कहते हैं जी, शकम भी कहते हैं। ओके, थोड़ा लेजिबल कम है ना। ओके, और एल्ड के साथ जी टू भी लगता है, तो वाक्य जी सही है। डू नॉट लीन अगेंस्ट वॉल, जब आप किसी चीज पर टिक के खड़े होते हैं दीवार से तो अगेंस्ट होता है, ये भी वाक्य जी क्या है, सही है। डू नॉट जेयर, जेयर का मतलब होता है मॉक एट, किसी की तौहीनी करना, किसी का माखौल बनाना, किसी का मजाक बनाना, किसी का उपहास करना जी, जिसको आप कहते हो लाफ एट, मॉक एट, जेयर एट, और इसी चीज को आप लोग कहते हो जी डिराइड, है ना, उपहास करना। एट द पुअर, गरीबों का, ये भी चीज क्या है, सही है। अब यहाँ पे देखिए साहिल डिड नॉट कंप्लाई इन माई रिक्वेस्ट, जब कंप्लाई का मतलब होता है जी आदेश या सलाह या नियम को मानना, किसी नियम को मानना, ठीक है ना, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे इसे, बता रहे हैं शॉर्ट में समझ जाइए। और ये सब डिस्क्रिप्शन जी बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को दिया है। तो कंप्लाई के साथ जी होता क्या है, कंप्लाई के साथ जी होता है ये विद यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है, विद। इन माई रिक्वेस्ट, यानी इन की जगह क्या होना चाहिए जी, इन गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, विद होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक सलाह दूं, यू शुड कंप्लाई विद ऑल द सेफ्टी रेगुलेशन, ओके, यानी सुरक्षा के नियमों का आपको पालन करना चाहिए, तो कंप्लाई विद होगा जी। ठीक, इन नहीं होता। ठीक, समझ गए होंगे अब आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ही टूक अ हरीड ग्लैंस ऑन द न्यूज़पेपर, जी ये टाइम बहुत कंज्यूम कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, आ जाता है। चलिए जी आगे ध्यान दीजिएगा। He took a hurried glance on the newspaper and swiftly left for the work. Right? बताइए इसमें एरर कहाँ है, यहाँ एरर है कि यहाँ एरर है कि यहाँ एरर है कि यहाँ एरर है, बताइए कहाँ है। ओके, देखिए ग्लैंस जो ऑन नहीं होता जी, ग्लैंस एट होता है ना। जैसे कि आप ये समझते हैं लुक एट, देखना, जब आप किसी चीज पर नजर डालते हैं तो वो ग्लैंस एट होता है जी। राइट, समझ गए कि नहीं। ओके,
तो बताइए न्यूज़पेपर। चलिए आप लोग बताइए हमें छोटा न्यूज़पेपर को क्या कहते हैं, स्मॉल न्यूज़पेपर। बताइए टीजीटी वाले, पीजीटी वाले, है ना, नेट वाले, स्मॉल न्यूज़पेपर जल्दी बताइए। हम आप लोगों को जब कभी भी लाइव ही यूट्यूब पर जल्दी पढ़ाएंगे, आप लोग थोड़ा देखिएगा, सब कुछ आप लोगों को बताया जाएगा। ये देखिए जी, बहुत बार पूछा गया है ये टैबलॉइड। आगे बढ़ते जाइए। चलिए इसमें आइए जी। मिस पूजा इज वेरी बिजी एट द मोमेंट, ऑल राइट आई हैड बीन वेटिंग। इसमें बताइए जी एरर कहाँ है। द मोमेंट में है कि ऑल राइट आई हैड बीन वेटिंग में है। ओके, वेरी बिजी एट, बताइए जी। वेरी बिजी एट में है कि मिस पूजा इज कहाँ है, बताइए। इसमें जी एरर देखिए यहाँ पे है। ओके, क्यों एरर है? क्योंकि मिस पूजा इज वेरी बिजी एट द मोमेंट, उसको इंफॉर्मेशन मिली कि मिस पूजा जो है इस समय जी, उस समय बहुत व्यस्त हैं, ठीक है ना। एट द मोमेंट, उस समय वो व्यस्त हैं। क्लियर? तो आप उसका उत्तर ये नहीं दे सकते जी ऑल राइट आई हैड बीन वेटिंग, या तो आप इसे बोलना होना चाहिए, आपको इसे प्रेजेंट में कहना चाहिए। या तो आप कहते हैं जी आई वेट, या तो आपको कहना चाहिए जी आई एम वेटिंग। इसको मैं पढ़ाया हूँ टेंस से रिलेटेड, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा जुड़िए, ये सब बहुत अच्छे से समझाया गया है आप लोगों को, और ये भी आया हुआ प्रश्न है जी। ओके, तो यहीं पे एरर है जी। इसको देखिए जी, बताइए इसमें एरर कहाँ है। जब आप जी किसी भी चीज को पढ़िए, चाहे आप किसी भी पार्ट स्पीच को, चाहे आपने पढ़ा कॉमन एरर इन द यूज ऑफ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कहीं भी आप पढ़ते हैं तो उसके नियम पढ़ने से जी नहीं महत्वपूर्ण है आपके लिए। नियम की जानकारी आपको कभी भी कामयाब नहीं बना देगी अनलेस यू आर नॉट गोइंग टू प्रैक्टिस, है ना। जब तक कि आप उसका अभ्यास नहीं करने जा रहे हैं, जब तक कि आप उसका अभ्यास जी नहीं करते, कम से कम हर एक सेक्शन से जी मैं आपको पढ़ाऊंगा, यूट्यूब पर भी मैं बहुत जल्द ही दूंगा। जब मैं आपको कोई भी पढ़ाऊंगा, कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच, तो उसके साथ साथ मैं आपको कम से कम जी सैकड़ों प्रश्न जी आपको हल कराऊंगा, ठीक है। ओके, हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन, हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन उसके करेक्ट इनकरेक्ट के कराए जाएंगे, तब आपकी उस पर जी कमांड होती है, उस पर मास्टरी होती है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंस। देखिए जी इसमें इनकरेक्ट बताइए फटाफट तुरंत। कहते ही गेव मी अ गन टू शूट विद। देखिए शूट विद यहाँ रहेगा जी, क्यों रहेगा ऐसा मैं समझाया हूं। उसने मुझे शूट करने के लिए बंदूक दिया, यानी गोली मारने के लिए बंदूक दिया, ये भी वाक्य जी क्या है, सही है। ही मैरिड एन इंडियन लेडी, उसने एक भारतीय महिला से विवाह किया, ये भी जी क्या है, सही है। मैरी जब एक्टिव में यूज होता है जी, तो मैरी के साथ जी कोई प्रपोजिशन यूज नहीं किया जाता। मैरी जब एक्टिव में यूज किया जाएगा, एक्टिव वॉइस में। अब यहाँ देखिए जी एक्टिव पैसिव आपको पता होना चाहिए। बहुत से विद्यार्थी होते हैं जी, मैं नहीं कहूंगा कोई व्यक्ति उसको अन्यथा नहीं लेगा, देखिए बहुत से विद्यार्थी होते हैं उनको एक्टिव पैसिव भी नहीं क्लियर होती है अच्छे से, राइट। तो मैरी जब भी एक्टिव में यूज होगा तो उसके साथ जी नो प्रेपोजिशन, यानी कोई प्रेपोजिशन नहीं यूज होगा। और यही मैरी को जब हम लोग पैसिव में यूज करेंगे जी, तब इसके साथ प्रेपोजिशन यूज होता है विद या टू, राइट। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब आप यहां देखिए ये भी सही है, लेकिन ये वाला जी सही नहीं है। ही वॉज मैरिड, अब यहां पे या तो आपको लिखना चाहिए जी विद, चलिए, इन इंग्लिश लेडी, ओके। और ही राइड्स ऑन अ बाइसिकल। देखिए राइड जब साइकिल पर बैठेगा तो ये ऑन है जी, ये सही है। लेकिन अगर यही राइड्स होगा तो ये इन कार होगा, ये बात ध्यान में रखना है जी आपको। कार में जब वो अंदर बैठेगा तो इन होगा, और जब वो टॉप पर बैठेगा बाइक पर, साइकिल पर, घोड़े पर, तो वो राइड ऑन होगा जी, राइट, क्योंकि वो टॉप पर है एकदम। ये सब बात समझना होगा। यही सबसे जी बहुत सवाल बनते हैं टीजीटी पीजीटी में, यही पैटर्न है पूछने के, अब तक रहे हैं जी। आगे क्या होगा आप लोग इस, ये क्या हो गया, चलिए इसे सेट करो।
चलिए यहीं से पढ़ा देते हैं। देखिए जी, यहीं से पढ़ लीजिए आप लोग। चलिए जी, सही हुआ। ध्यान दीजिएगा, दीज एक्सपेरिमेंट हैड बीन गोइंग ऑन सिंस सेवरल मंथ्स। देखिए जी, इसको बताइए बस। ओके, तो ये भी जी सही है वाक्य। देखिए, दीज एक्सपेरिमेंट, ये भी जी सही है। हैड बीन गोइंग ऑन, ये भी जी सही है, ये भी सही है ना। और नो एरर नहीं जी, एरर है। यहाँ देखिए, सिंस का प्रयोग नहीं होगा यहाँ पे, यहीं पे आपका जी गलत है, ठीक है ना। तो उत्तर ये सही है। आप जानते होंगे, सिंस जो होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, फॉर जो होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है ना। जानते होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बताइए, ओपन योर बुक्स एट पेज 10th, इसको आप लोग बताइएगा जी। ओके, चलिए आप लोग इसको बताइए जी, ये कहाँ पे गलत है। ओपन योर बुक एट पेज 10th की नो एरर, ओपन योर पेज 10th, इसको आप लोग जी बताइए, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। देखिए, इन्हीं प्रश्नों के साथ है ना, अब आज की क्लास यहीं जी समाप्त होती है। नेक्स्ट सेशन में, अगले सेशन में, अगले क्लास में, अगली वीडियो में हम लोग एक नए सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे, और ज़्यादा एमसीक्यूज के साथ नए विषय पर जी मिलेंगे, है ना। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार।